हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू आर परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे अप्रैल फर्स्ट वीक का आरबीआई का पूरा कंप्लीट न्यूज़ जो भी हमारी अप्रैल फर्स्ट वीक में आरबीआई की न्यूज़ आई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए। और जो भी मैं आपको चीज़ें और डिटेल्स बताऊंगा आपको वो याद रखनी है। और कहीं भी समझ में ना आए तो दोबारा पॉज करके बैक जाके दोबारा सुनना है, उसको याद करना है। और एग्जामिनर का फेवरेट सेगमेंट है नेशनल, आरबीआई, बैंकिंग। तो इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये तीनों मिला के आपका 40 से 50% आराम से पूरा स्कोप जो होता है एग्जाम का सीए के अंदर करंट अफेयर्स में, ये वो पूरा लेके आता है एग्जाम में। सो अब हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर आज का आरबीआई का फर्स्ट वीक अप्रैल 2024 का। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स भी है। तो @राइट अप्रोच अंडरस्कोर यूट्यूब, तो ये चैनल है हमारा। और @राइट अप्रोच अंडरस्कोर बैंकिंग, ये डिस्कशन ग्रुप है। तो दोनों को ज्वाइन कर लो। यहीं पे आपको पीडीएफ, पीपीटी, नेक्स्ट लेक्चर की जितनी इंफॉर्मेशन है, स्केड्यूल है, वो सब आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। सो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी न्यूज़ शुरू होती है आरबीआई की। सो आरबीआई ने बोला है कि आरबीआई ने एक इस्टेब्लिशमेंट किया है किस चीज़ का, डिजिटा, एक एजेंसी है जिसका पूरा नाम है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। इसका पूरा नाम भी याद रखो और एब्रीविएशन भी याद रखो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं फुल फॉर्म क्या है इसकी, या कौन सा एक इलीगल लैंडिंग एप्स को टैकल करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए एजेंसी बनाई गई है, उसका नाम है डिजिटा। ठीक, तो अब न्यूज़ देखते हैं पूरी कि न्यूज़ क्या है आज की। तो अब आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है डिजिटा एजेंसी का, जिसका नाम है डिजिटल इंडियन ट्रस्ट एजेंसी, जो कि कॉम्बैट करेगी, फाइट करेगी प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बिना रुके जो इंक्रीज हो रहा है इंडिया में इलीगल लैंडिंग एप्स का। इलीगल लैंडिंग एप्स क्या होती है? जो आपको लोन प्रोवाइड करती है और जो अनएथिकल प्रैक्टिस करती है और आरबीआई जिनको रेगुलेट नहीं करता, वो एप्स होते हैं ये। और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है मेन रीजन फॉर द बैन। एक तो लैंडिंग इनकी सही नहीं होती, एक अनएथिकल वे में करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और अनरेगुलेटेड होते हैं, यानी कि आरबीआई का इन पे कोई कमांड नहीं होती, कोई रेगुलेशन नहीं होता, तो इनका जो मन आता है वैसे प्रैक्टिस करते हैं। और ये वो कंपनियां होती है जो कि वाइट लिस्ट नहीं है, यानी कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है। अब देखो ये जो डिजिटा एजेंसी है, ये हर एक ऐप को एक वेरीफाइड मार्क देगी। जब ये जो एजेंसी है ये फिगर आउट करेगी कि ये जो ऐप है वो, पहली चीज आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है, सेकंड चीज एथिकल प्रैक्टिस कर रही है। अगर ये सब चीजें उसमें है तो ये जो डिजिटा है ये उस ऐप को वेरीफाइड मार्क देगा। तो उस मार्क से क्या होगा, वो जो ऐप है वो वाइट लिस्ट हो जाएंगे गूगल ऐप पे, गूगल प्ले स्टोर पे, यानी कि ट्रस्ट वर्दी हो जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने एक लिस्ट दी है, कितने की, 442 डिजिटल लैंडिंग एप्स की गूगल को, जो कि वाइट लिस्ट है, यानी कि ट्रस्ट वर्दी है, जिनका आप एक्सेस कर सकते हो। और 2220 से ज्यादा ऐप ऐसे हैं जो कि हटा दिए गए हैं, बाहर फेंक दिए गए हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि गूगल ने एक पॉलिसी एनफोर्स की, यानी कि एक पॉलिसी बनाई है गूगल ने। और उस पॉलिसी में ये है कि जो भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज है या उनके पार्टनर्स हैं, सिर्फ वही अपने ऐप्स को पब्लिश करेंगे प्ले स्टोर पे, और बाकी जो अनवेरिफाइड होंगे उसको हटा दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ये पूरी न्यूज़ थी, फर्स्ट न्यूज़ जो हमारी थी। सेकंड न्यूज़ में चलते हैं। तो सेकंड न्यूज़ काफ़ी न्यूज़ में रही है, आरबीआई @19। आरबीआई ने अपने 90 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अब इससे आप पूरा कैलकुलेट कर लो, इसका 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, अब पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था ओपनिंग सेरेमनी जो RBI@19 की थी, जो कि मुंबई में हुई थी। अब न्यूज क्या है पूरी वो देख लेते हैं। सो आरबीआई मार्क्ड इट्स 90th एनिवर्सरी, 90 साल कंप्लीट कर लिए हैं 10 साल बाद, यानी कि 2034 में 100 ईयर्स हो जाएंगे आरबीआई को, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लेशन को टैकल करना, इतनी चीज़ें टैकल करना, और मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स, इतने से डिसीजन लेना, कंट्री की स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल जो इकोनॉमी है कंट्री की उसको मेंटेन रखना भी काफ़ी एक प्रेजवर्दी चीज़ है, तारीफ़ काबिल है। तो 1 अप्रैल 2024 और 90th एनिवर्सरी थी आरबीआई की, अभी जो गया 1 अप्रैल। और ये नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में हुआ था। ठीक है, आपको कहाँ हुआ था वो बस थोड़ा ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। और पीएम जी हमारे जब आए थे तो उन्होंने एक स्पेशल कॉइन 90 रुपीज का लॉन्च किया था, अनवील किया था, जो कि सिल्वर से बना है, प्योर सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और जिसका वेट है 40 ग्राम, 40 ग्राम्स उसका वेट है, ये भी याद रखना। जो एक कॉइन की जो फ्रंट साइड है उस पे आरबीआई एम्बलम है, आप फोटो में देख सकते हो नीचे। यहाँ पर है, सॉरी, ये वाला आरबीआई एम्बलम। ठीक, और उसके बाद जो नीचे की तरफ RBI@19 भी लिखा हुआ है उस कॉइन पे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट था वो किस मेटल से बना है, कितना ग्राम है, वो देख लिया। और बैक साइड में लोयन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर है कॉइन के, तो ये भी यहाँ पर नीचे मेंशन है। और मोटो है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये इस न्यूज़ का एक ओवरव्यू था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, अब वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, आरबीआई की न्यूज़ आती है ना तो अपने कानों को एकदम ओपन कर लिया करो, क्योंकि आरआरबी से लेकर आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ हो या फिर क्लरिकल हो, या आरबीआई के एग्जाम्स ही क्यों ना हो, असिस्टेंट या ग्रेड बी, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है बैंकिंग में आरबीआई की। और ये न्यूज़ आजकल मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2 सालों से, इवन 3 सालों से, आरबीआई की न्यूज़, अगर आपके 40 क्वेश्चन आरआरबी पीओ में आ रहे हैं ना, 40 में से आराम से 5 से 7 क्वेश्चन आरबीआई की न्यूज़ के आ जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मिस मत करना, याद रखो हर एक चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ। तो जब अभी ये सेरेमनी हुई थी RBI@19 की, तो पीएम मोदी जी ने इन्फॉर्म किया है कि दिसंबर 2023 तक 56%, 56% जो जनधन अकाउंट्स है वो विमेन के हैं। ठीक है, औरतों के हैं। और टोटल देखा जाए तो 51 करोड़ प्लस जो बैंक अकाउंट है वो ओपन हो चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब ये जो जनधन अकाउंट है ना, ये PMJDY के अंदर आते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब 56% अकाउंट वीमेन के हैं तो कॉमन सेंस की बात है 44% अकाउंट रेस्ट के होंगे। ठीक है, सो अब ये जो डेटा है ये 1 अप्रैल 2024 की न्यूज के हिसाब से है, लेकिन अभी जब मैंने आज थोड़ा सर्च किया था तो 3 अप्रैल का डाटा था ऑफिशियल वेबसाइट पे PMJDY की। तो यहाँ पर 52 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए जा चुके हैं PMJDY के अंदर अभी तक। तो आप 52 करोड़ अप्रोक्स याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पीएमजी ने ये बोला है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान, फिशरमैन, और जो कैटल ओनर्स है, चरवाहे वगैरह होते हैं, उनके पास एक्सिस है, यानी कि वो यूज कर सकते हैं प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि आरआरबी की जॉब में बहुत ज्यादा यूज होता है। आरआरबी का एम ही यही है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान विकास पात्र और काफी चीजें। तो ये आप ध्यान रखो, आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। और अभी तक देखा जाए तो आपको मैंने बता दिया है इसमें। हाँ, इसमें एक एक चीज और है कि अभी 3 अप्रैल का जो ये डेटा था ऑफिशियल वेबसाइट का, इसमें
2,35,000 करोड़ डिपॉजिट्स। ठीक है, कितने? 2,35,000 करोड़ जो डिपॉजिट्स है वो है पीएमजेडीवाई अकाउंट में। यानी कि जो 52 करोड़ बैंक अकाउंट है, इनमें जो टोटल अमाउंट है वो है 2,35,000 करोड़ का डिपॉजिट्स। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे चीजों को। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। याद रखो अच्छे से। जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो इसका हेडक्वार्टर था, सेंट्रल ऑफिस था, वो कोलकाता में था। ठीक है। 1937 में, 2 साल बाद, ये मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ये भी याद रखना है। आरबीआई ने, हाँ, अब ये जो आरबीआई फॉर्म हुआ था वो कौन से एक्ट के तहत फॉर्म हुआ था? तो वो था आरबीआई एक्ट 1934। ये आपको याद रखना है कि फॉर्म कौन से एक्ट के तहत हुआ था। ठीक। और उसके बाद स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। अब ये रिकमेंडेशन किसकी थी कि आरबीआई को स्टैब्लिश करना है? तो एक हिल्टन यंग कमीशन था जो कि 1926 में बनाया गया था, जिसका काम ही था कि कैसे कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करें जो कि इकोनॉमी को बैलेंस कर सके, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल कर सके, इकोनॉमी को कंट्रोल में कर सके। तो उनका काम ये था। और सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर थे हमारे रिजर्व बैंक के। इसको भी याद रखो, एग्जाम में पूछ लेता है। और अगर इनकेस इंटरव्यू में पूछ लिया तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपको पता है चीजें। हमारे जो प्रेजेंट हाल फिलहाल के गवर्नर है, 25th गवर्नर है, नंबर याद रखो, वो श्री शक्तिकांता दास जी है। ठीक है। और जो हमारे बाकी के डिप्टी गवर्नर है वो है स्वामीनाथन जानकी रमन जी, जिन्होंने रिप्लेस किया था महेश कुमार जैन जी को। तो महेश कुमार जैन थे पहले, तो उनको रिप्लेस करके स्वामीनाथन जानकी रमन, जिनको हम एस जानकी रमन भी बोलते हैं, वो आए थे। उसके बाद माइकल डी पात्रा, ये भी दोबारा बने थे। देन एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। तो आपको गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ये सारे याद होने चाहिए। आरबीआई के टोटल 19 रीजनल ऑफिस है और 4 जोनल ऑफिस है। कहाँ कहाँ है जोनल ऑफिस? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ये सारे की सारे काफी इंपॉर्टेंट सिटीज है। ठीक है। तो टोटल 23 हो गए, 19 रीजनल, 4 जोनल। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। अब बात हो रही है नेशनलाइज की, जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन। सो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कौन से एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1948। और पूरा बोला जाए तो आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट, यानी कि 1949 में 1 जनवरी 1949 को इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई के लोगों की, जो कि आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा एलिगेंट दिख रहा है। बच्चों का ड्रीम होता है बैंकिंग में आरबीआई को ज्वाइन करना, और आप कर भी सकते हैं मेहनत करेंगे तो। आरबीआई के लोगों में एक पाम ट्री है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ये पाम ट्री है यहाँ पर। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये पाम ट्री है और ये टाइगर भी है, इनको भी देख लो। और यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले टाइगर की जगह लोयन था, क्योंकि ये कॉपी किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से। ये देखो, ये नीचे लिखा भी हुआ है, ये जो आरबीआई का लोगो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से कॉपी किया गया है, यानी कि इंस्पायर्ड भी कह सकते हैं, मॉडल किया गया है। तो पहले यहाँ पर लोयन था उसमें, तो इसको हटा के आरबीआई ने टाइगर को प्लेस कर दिया, जो कि नेशनल एनिमल है इंडिया का, इसलिए। सो ये थी न्यूज़ पूरी आरबीआई के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी, इनको याद रखो अच्छे से। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना। अब आते हैं हमारी आज की थर्ड न्यूज़ पे। सो आरबीआई ने पोस्टपोन कर दिया, जिसको हम डेफर भी बोल सकते हैं, स्केड्यूल्ड भी बोल सकते हैं, यानी कि आगे सरका दिया, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईटीसीडी,
क्या है ATCD? एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स। फुल फॉर्म भी याद रखो, एब्रीविएशन भी याद रखो, और कब से ये लागू होगा वो भी याद रखो। 3 मई 2024, यानी कि 3 मई 2024 तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसके बाद शायद इम्प्लीमेंट हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। क्या पता दोबारा कर दे डेफर, या फिर क्या पता इम्प्लीमेंट ही कर दे, तो डेट को ध्यान रखो बस अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। सॉरी, इसी न्यूज का हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आरबीआई ने पोस्टपोन किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ATCD, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स रेगुलेशंस, टू 3 मई 2024 टू कर्ब स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सपोज करो कि आप किसी इंसान के साथ या किसी कोई ऐसी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके साथ एक डील कर रहे हो, लेकिन वो डील हो रही है आपकी इंटरनेशनल रुपीस के चलते, मतलब उसके कंपैरिजन में। आप इंडिया में हो और कोई कंपनी यूएसए में है, और आप चाहते हो कि जो उसका आज का प्राइस है, यानी कि अगर $1 का प्राइस सपोज 80 रुपीज है, और वो चाहते हो कि 2 महीने बाद भी आप 80 रुपीज पे ट्रेड करो। अब चाहे प्राइस में कितना ही फ्लक्चुएशन आए, कम हो ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, जितना आपने फिक्स किया है 80 रुपीज, आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो उस कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये है क्या, मतलब जिसकी बात हो रही है ATCD, ये है क्या? तो हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है, आपको पता ही है। इंडिया में रूबी है, यूएसए में डॉलर है। वो फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, कभी कांस्टेंट नहीं रहती। अब जैसे इंडिया का जो रुपी है वो फ्लक्चुएट होता है कंपेयर टू US डॉलर। ठीक है, और आप हर रोज देखते हो, जो आपकी डेली की जिंदगी है उसमें भी आप देखते हो प्राइस फ्लक्चुएशन होती रहती है, और इसकी जो वैल्यू होती है आप उससे डिराइव करते हो, यानी कि आज की जो वैल्यू है एक US डॉलर की, वो अलग है, कल अलग होगी, 2 महीने बाद अलग थी, और 2 महीने बाद अलग होगी फ्यूचर में जाके, तो वो चलता रहता है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना, इस पर ट्रेड करते हैं और इससे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यूज़ पूरी इस बारे में है। तो आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो ATCD है ये पोस्टपोन कर दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ATCD को रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी हमारे रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स को। तो ये पूरी न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ में चलने से पहले आप इसको देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी न्यूज़ का, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स। जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने समझा दिया है, फिर भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ में बोल रहे हैं कि आरबीआई के अनुसार जो टोटल नंबर है क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय बैंक्स, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है, मान लो SBI बैंक है, आप हो महेश, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो बैंक आपको इशू करेगा। ठीक है, उसको कहते हैं इशू करना, यानी कि आप तक पहुंचाना, आपके नाम पे ऑथराइज करना। तो अभी तक देखा जाए तो फेब 2024 के डेटा के मुताबिक 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स क्रॉस कर चुके हैं। 10 मिलियन जो होता है वो होता है 1 करोड़, और 100 मिलियन जो होता है वो होता है 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड इंडिया में बांटे जा चुके हैं, इशू किए जा चुके हैं। अब इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखो, आरबीआई के अनुसार, जो आरबीआई का डेटा है उनके अनुसार, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक्स, ये सारे बैंक्स की बात हो रही है, सभी बैंक्स की, वो 100 मिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है फेब 2024 के मुताबिक, डेटा के मुताबिक। जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जो अभी मार्केट में सर्कुलेशन में है वो अभी कितना है? 100.6 मिलियन है,
और ये बात हो रही है फेब 2024 के डेटा के अनुसार, अभी ज़्यादा भी हो सकता है, बट आपको इतना अप्रोक्स ध्यान रखना है। और ये 99.5 मिलियन था फेब 2023 में। यानी कि हम इतना स्पेकुलेशन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि फेब 2025 तक हो सकता है ये इंक्रीज होके 102 मिलियन तक चले जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फेब 2023 में जो क्रेडिट कार्ड इशू किए गए थे, सर्कुलेशन में थे, वो 99.5 मिलियन थे, और फेब 2024 में 100.6 मिलियन है। जो लीडिंग क्रेडिट कार्ड इशुएंसीज है, जो बैंक्स है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे हमारे जीते हैं एच डी एफ सी। एच डी एफ सी की फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट में बताओ एक बार। काफी कम बच्चों को पता है, देखते हैं किनको पता है। तो एच डी एफ सी के 20 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड मार्केट में है। एस बी आई सेकेंड पे आते हैं हमारे, जिनके लगभग 1.9 करोड़ क्रेडिट कार्ड मार्केट में है। थर्ड पे हमारे आईसीआईसी है, फोर्थ पे एक्सिस है। तो एक हमारा पीएसबी बैंक में एसबीआई ही है, जो कि हमेशा वैसे ही टॉप पे रहते हैं, जो सेकंड रैंक पे आए हैं क्रेडिट कार्ड इश्यूज में, सर्कुलेशन में। बाकी तीनों प्राइवेट बैंक है। जो टोटल यानी कि ओवरऑल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हुई है, खर्च हुआ है जो क्रेडिट कार्ड से अमंग इंडियंस, वो डिक्रीज हुआ है। यानी कि जनवरी 2024, अब ये बात हो रही है एक महीने पहले की फैब से। तो जनवरी 2024 में जो स्पेंडिंग थी क्रेडिट कार्ड से, वो 1.66 ट्रिलियन रुपीस थी, और फेब 2024 में ये 1.49 ट्रिलियन रुपीस हो गई। इनको भी याद रखना है आपको। और ये हुआ क्यों है? अब कई काफी लोग पॉइंट ऑफ सेल मशीन वगैरह होती है, उनका यूज कम कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यूज कम कर रहे हैं पेमेंट्स वगैरह का क्रेडिट कार्ड से। बाकी कोई दूसरे मेथड्स यूज कर रहे होंगे, लाइक यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, और भी चीजें हैं, तो वो यूज कर रहे होंगे शायद। खैर वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो सामने लिखा है डेटा। और जो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हुई है फेब 2024 में, उसकी ग्रोथ हुई है कितनी? 26.66%, यानी कि 26.3% ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो। फेब 2023 में 1.18 ट्रिलियन रुपीज ट्रांजैक्शन हुई थी क्रेडिट कार्ड से, और फेब 2024 में ये इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर कितना? 26.66% का। तो ये न्यूज़ पूरी कंप्लीट हो गई क्रेडिट कार्ड के बारे में। जो भी डेटा आपको मैंने बताया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सबको याद करना है आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, आज की अगली खबर पे, आरबीआई के बारे में। सो आरबीआई के मुताबिक अनुसार, इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट जो पोजीशन है, दिसंबर 2023 के मुताबिक वो डिक्लाइन हुई है। इस चीज में नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेसिडेंट्स ऑन इंडिया, जो एनआरआई होते हैं, जो बाहर रहते हैं बट इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। नेट क्लेम्स होते हैं कि कोई भी अमाउंट आप क्लेम करते हैं, उसमें कुछ डिडक्शन होता है, वो घटा के, वो काट के जो अमाउंट आपको दिया जाता है उसको कहते हैं नेट क्लेम्स। ठीक है, ग्रोस अलग होता है, नेट अलग होता है, तो नेट क्लेम्स की बात हो रही है। सो यहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि जो इंडिया का डबल आईपी है, यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, दिसंबर 2023 में उसमें डिक्लाइन हुआ है नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेसिडेंट्स ऑन इंडिया, कितने से? 12.2 बिलियन डॉलर से। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से पीरियड में हुआ है? ये क्वार्टर थर्ड में हुआ है। ठीक है, तो याद रखो, क्वार्टर थर्ड कब से कब तक है? अक्टूबर से दिसंबर 2023 के पीरियड में ये डिक्लाइन हुआ है। और कितने पे आ चुका है? 370 बिलियन डॉलर पे आ चुके हैं दिसंबर 2023 में। क्वार्टर वन 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक होता है। क्वार्टर सेकंड 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक होता है। और क्वार्टर थर्ड 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। और क्वार्टर फोर
जनवरी से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो ये बिगनर्स के लिए है, नहीं पता तो जान लो, याद रखो ये, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में आता रहेगा ये Q1, Q2, Q3, Q4, तो आपको पता होना चाहिए। अभी जो डिक्लाइन हुआ है नेट क्लेम्स में, ये हुआ क्यों है? रैपिड इंक्रीज हुआ है, रैपिड राइज हुआ है इंडियन रेसिडेंट्स का ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स में। जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं उनका जो बाहर ओवरसीज जो कंट्री है वहां पर उनका जो फाइनेंशियल एसेट है उसमें काफी इजाफा हुआ है, काफी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इंक्रीज हुआ है। जैसे कि कैश हो गया, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स वगैरह हो गए, जो कि कितना है 40.7 बिलियन डॉलर, इसको भी याद रखो। और कंपेयर टू इंक्रीज इन फॉरेन ओन एसेट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो फॉरेन ओन एसेट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ज्यादा है। और ये कितना है फॉरेन ओन एसेट्स, ये है 28.5 बिलियन डॉलर दिसंबर 2023 के मुताबिक। अब रिजर्व एसेट्स की बात हो रही है, जिसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे रिजर्व एसेट्स है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट राइज यानी कि इंक्रीज देखा है, और वो कितना हुआ है अब 34.8 बिलियन डॉलर, इसको भी थोड़ा बहुत याद रखो। एंड अकाउंटेड फॉर ओवर 85% ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन एसेट्स ऑफ इंडियन रेसिडेंट्स ड्यूरिंग Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इस न्यूज में कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज कर सकती है आपको। इस न्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में जाके इन फ्यूचर में डिस्कस करूंगा। अभी आप इसको इतना ही समझो जितना जरूरी है आपके लिए, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो जो रिजर्व एसेट्स है उनका भी इजाफा हुआ है, वो 34.8 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। और ये टोटल देखा जाए तो फॉरेन एसेट्स जो है इंडिया के अंदर उसका 85% है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में रिजर्व एसेट्स इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब उस कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन में हेल्प करते हैं, अच्छी बात होती है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। रिजर्व एसेट्स अकाउंटेड फॉर 63.9%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 64% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स। जो इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स है उसमें जो रिजर्व एसेट्स है वो 64% है, ठीक। और जो इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स है और ये कंपैरिजन हो रहा है इंटरनेशनल लाइबिलिटीज से, वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो इंडिया के फाइनेंशियल एसेट्स है वो इंक्रीज हुए हैं। कितने? 71% थे पहले, अब 72.5% अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं। और किसे कंपैरिजन में? इंटरनेशनल लाइबिलिटी से कंपैरिजन में, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मान लो कि इंटरनेशनल लाइबिलिटीज 100 थी तो ये 172.5 हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ये आरबीआई का सर्कुलर था, नोटिफिकेशन जो भी, तो ये मैंने पूरा पढ़ लिया है, आपको मैंने पूरा समझा दिया है, फिर भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, हमारी न्यूज़ खत्म हो गई। सो ये हमारी थी आज की टोटल फर्स्ट वीक की, अप्रैल की कंप्लीट न्यूज़। और यहाँ पर हमारी न्यूज़ खत्म होती है आरबीआई फर्स्ट वीक की। इसकी पीडीएफ पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और चैनल पे मिल जाएगी। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो काइंडली ज्वाइन कीजिए। @right approach_YouTube, @right approach_banking, या फिर आप सिंपली ये जो पेज है येलो वाला, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा और आप वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो रहेगा बैंकिंग न्यूज़ का फर्स्ट वीक का कंप्लीट, जो कि हमारी वीडियो कल आने वाली है। और आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा आरबीआई न्यूज़ के बारे में। सो नेशनल को, आरबीआई को, बैंकिंग, इंटरनेशनल और स्टेट्स, इनको लाइटली नहीं लेना। 60 to 70% आपके एग्जाम की न्यूज़ यही 5 सेगमेंट बनाते हैं, और कुछ स्टैटिक बैंकिंग आरबीआई जो मैं आपको करवाऊंगा अलग से, जैसे कितनी करेंसी चेस्ट है, कितनी एसेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, कितने डीआरटीज है, बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये वो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे जाके लेक्चर्स के अंदर। सो ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा आज का आरबीआई का, जो सबसे टफेस्ट लेक्चर था एक्चुअली में मेरे लिए भी,
क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती है जो आपको सेग्रीगेट करनी होती है, डिवाइड करनी पड़ती है, आपके लिए निकालनी पड़ती है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब आप इसका रिवीजन करो 2 बार, 3 बार, 10 बार, 12 बार, तब जाके आपको इतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि एग्जाम में अगर एक डिजिट भी आपके आगे पीछे होगी ना, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये डेटा गलत है, या फिर यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं, और आरबीआई के 5 से 7 क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं 40 में से। ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो वहां पर 7-8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आरबीआई के। सो आई होप फ्यूचर ऑफिसर्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अच्छे से एफर्ट कीजिएगा। और जो मैं आपको पीडीएफ और नोट्स दे रहा हूँ, उसके अलावा आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ है। वो मैं खुद बना के, सेल्फ नोट्स बना के वो प्रिपेयर करता हूँ, पूरा डेटा जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इतनी श्योरिटी मेरी है। अगर आता है तो फिर वो किसी को भी नहीं आएगा, इतनी भी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट एग्जामिनर, वो कर सकता है आंसर देख के। तो हो, इतना हम फिनिश करते हैं, एंड करते हैं आज का लेक्चर। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करो, स्टडी करो, एफर्ट करो, एंड आई होप 2024 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि जुलाई के आसपास मैं एक रिवीजन का भी सोच रहा हूँ, करंट अफेयर्स का, आरआरबी पीओ मेंस के लिए पूरा। तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका हम प्लान करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी रहेगा, स्पेशली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हो, तो इतनी गारंटी मेरी है कि एग्जाम को आप फोड़ के आओगे। करंट अफेयर्स में तो आप फोड़ के आओगे, बाकी सेक्शन की प्रैक्टिस करते रहना। तो चाहे वो आरआरबी का पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, क्लरिकल एग्जाम्स क्यों ना हो, आपसे करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं। आप बहुत अच्छे से टैकल करके आओगे, और टॉपर्स में नंबर लेके आओगे करंट अफेयर्स में, इतनी श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। चलो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, बैंकिंग न्यूज़ का, फर्स्ट वीक अप्रैल 2024।